21 दिसंबर 1964 की रात समुद्र में अजीब सी हलचल थी। हवाएं तेज हो चुकी थीं और बादलों के पीछे छिपा चांद भी मानो इस आने वाली तबाही से डर गया था। रामेश्वरम स्टेशन पर हमेशा की तरह हलचल थी। यात्री अपने अपने सीटों पर बैठ चुके थे। कोई अपने परिवार से मिलने की खुशी में था तो कोई रामेश्वरम मंदिर के दर्शन करके संतुष्ट था और अपने घर खुशी से जा रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वो एक ऐसे सफर पर निकल चुके हैं जहां से लौटना शायद नामुमकिन होगा। ट्रेन की सीटी बजती है और धीरे धीरे इंजन पटरी पर खिसकने लगता है। खिड़की से बाहर झांकने वाले यात्रियों को समुद्र का अनंत विस्तार दिखाई दे रहा था। मगर उस रात समुद्र में कुछ अजीब सा था। लहरें मानो किसी अदृश्य ताकत से खींची चली आ रही थीं। हवाएं किसी अनसुनी चीख की तरह गूंज रही थीं और दूर पाबंद ब्रिज अंधेरे में चुपचाप खड़ा था, मानो किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। रात 11:55 पर मौसम विभाग से चेतावनी आती है। एक भयंकर चक्रवात धनुषकोडी साइक्लोन थी जो रामेश्वरम की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन 1964 में संचार के साधन इतनी तेजी से नहीं काम करते थे कि यह संदेश ट्रेन तक सही समय तक पहुंच पाता और इधर ट्रेन समुद्र के ऊपर बने पाभान ब्रिज पर प्रवेश कर चुकी थी। आखिर उस रात उस ट्रेन और उस पर सवार सभी यात्रियों के साथ क्या क्या हुआ, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 15 दिसंबर 1964 का दिन था जब मौसम विभाग ने साउथ अंडमान में बन रहे एक भयानक तूफान की चेतावनी दी थी। इसके बाद अचानक मौसम ने करवट लिया और तेज तूफान के साथ झमाझम बारिश होनी शुरू हो गई। 21 दिसंबर तक मौसम ने विकराल रूप ले लिया। इसके बाद 22 दिसंबर 1964 को श्रीलंका से चक्रवाती तूफान ने 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भारत की ओर रुख लिया। इस दौरान तूफान तमिलनाडु के पाबान आइलैंड से टकराने के बाद वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की ओर 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगा। अब तूफान की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी थी कि लोगों के बीच हाहाकार मचने लगा। इसी बीच 22 दिसंबर 1964 का दिन आ जाता है। आखिर कैसे चक्रवाती तूफान ने मचा दी थी तबाही। दोस्तों, तमिलनाडु के पाबान आइलैंड के धनुषकोडी रेलवे स्टेशन पर हर रोज की तरह हलचल थी। स्टेशन मास्टर तूफान और बारिश के बीच अपनी ड्यूटी खत्म करके घर लौट चुके थे। रात करीब 9 बजे पाबान से धनुषकोडी तक चलने वाली पैसेंजर ट्रेन 653 ने 100 यात्रियों को लेकर धनुषकोडी रेलवे स्टेशन की तरफ निकलती है। इसके बाद 11:55 पर यह ट्रेन धनुषकोडी रेलवे स्टेशन पहुंचने ही वाली थी कि तभी चक्रवाती तूफान और तेज हो जाता है। इसके बाद तेज बारिश और तूफान के कारण सिग्नल में खराबी आ जाती है। इसके बाद लोको पायलट ने ट्रेन धनुषकोडी स्टेशन से कुछ ही दूरी पर रोक दी थी। काफी देर इंतजार करने के बाद जब लोको पायलट को कोई सिग्नल नहीं मिला तो उन्होंने रिस्क लेते हुए तूफान के बीच ही ट्रेन आगे बढ़ा दी। दोस्तों, ट्रेन समुद्र के ऊपर बने पाबान ब्रिज से धीरे धीरे गुजर ही रही थी। इसके साथ समंदर की लहरें और भी तेज होने लगी। अचानक लहरें इतनी तेज हो गईं कि 6 डिब्बों की इस ट्रेन में सवार 100 यात्रियों और 5 रेलवे कर्मचारियों समेत कुल 105 लोग समुद्र की गोद में समा गए। बताया जाता है कि ट्रेन में 200 यात्री सवार थे क्योंकि कई लोग बिना टिकट के यात्रा कर रहे थे। सभी यात्री इस ट्रेन हादसे में मारे गए थे। कहा ये भी जाता है कि यह चक्रवाती तूफान भारत में आए अब तक के सबसे खतरनाक तूफानों में से एक था। तूफान की तबाही ने मिटा दिया था स्टेशन का नामो निशान। दोस्तों, इस तूफान की तबाही का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि धनुषकोडी रेलवे स्टेशन का नामो निशान ही मिटा दिया था। इस चक्रवाती तूफान के चलते 1500 से 2000 लोगों की जान चली गई थी। केवल धनुषकोडी में ही 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश और घना अंधेरा छाया हुआ था। जैसे ही ट्रेन पाबान ब्रिज पर पहुंची, समुद्र की लहरें इतनी तेज हो गईं कि ट्रेन के 6 डिब्बे और इंजन समंदर में समा गए थे। तकनीकी और मानवीय चूकें। दोस्तों, सिग्नल सिस्टम खराब था जिससे लोको पायलट को
रिस्क लेना पड़ा था। स्टेशन मास्टर तूफान से कुछ देर पहले स्टेशन बंद करके घर चले गए थे, जिससे कोई मार्गदर्शक नहीं मिल पाया। मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद भी इस ट्रेन को रोका नहीं गया, जो एक बड़ी चूक मानी जाती है। चक्रवात की तबाही का निशान। दोस्तों, इस हादसे में करीब 200 यात्री और 5 रेल कर्मी समंदर में डूब गए थे। किसी का शव तक नहीं मिल पाया। धनुषकोडी शहर और रेलवे स्टेशन पूरी तरह तबाह हो गए थे। आज भी वहाँ के खंडहर उस रात की दास्तां बयां करते हैं। आखिर क्यों हुआ ये हादसा और कौन था इसका जिम्मेदार? देखिए, यह हादसा मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ था। तकनीकी खामियां और मानवीय फैसलों की भूमिका रही थी, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति या विभाग को दोषी नहीं ठहराया गया। किसी को कानूनी सजा नहीं मिली क्योंकि इसे प्राकृतिक आपदा मान लिया गया है। दोस्तों, यह हादसा भारतीय रेलवे के सबसे दर्दनाक और बड़े हादसों में गिना जाता है। ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे भारत में बनाया गया है पूरे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो 15 मई से ऑपरेशनल भी हो जाएगा, जो इतना यूज होने वाला है कि चाइना के वर्तमान सबसे बड़े एयरपोर्ट बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी पीछे छोड़ देगा। और इसका बजट सुनकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे, क्योंकि इसका बजट है 30,000 करोड़ रुपए। अब इस पूरे डेवलपमेंट से सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं, लेकिन इसमें मुझे 2 बड़ी परेशानियां नजर आ रही हैं। पहली परेशानी ये है कि एशिया का बिगेस्ट और वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट ये एयरपोर्ट भारत के किसी शहर में नहीं बल्कि जेवार नाम के एक छोटे से गांव में बन रहा है। और दूसरी बड़ी परेशानी ये है कि ये नया एयरपोर्ट भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट IGI एयरपोर्ट से मात्र 72 किलोमीटर की दूरी पर ही बनाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि इतने पास इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट क्यों चाहिए, वो भी यूपी जैसे प्रदेश में जहाँ पर 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले से ही मौजूद हैं। तो एक ही स्टेट में 5 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की आखिर क्या जरूरत है, वो भी 30,000 करोड़ रुपए की लागत लगाकर। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि मणिपुर जैसे पूरे स्टेट का टोटल बजट के बराबर है। इतने सारे पैसे सरकार खर्च कर रही है सिर्फ एक एयरपोर्ट बनाने में। क्या गवर्नमेंट हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के पैसे को बर्बाद कर रही है? और क्यों यूपी गवर्नमेंट ने वही जगह चुनी है जिसके पीछे उन्होंने एक बड़ा सा मास्टर प्लान सेट करके रखा है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में बन रहे एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवार एयरपोर्ट की, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इस एयरपोर्ट को स्पेशल बनाती हैं, और वो मास्टर प्लान आखिर क्या है, और क्या ये एयरपोर्ट यूपी और हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ा सकता है? क्या ये एयरपोर्ट भारत को 2040 तक एक डेवलप कंट्री बनाने में मदद कर सकता है? जानेंगे वीडियो में आगे। दोस्तों, इस एयरपोर्ट का निर्माण कार्य सिविल्स कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल EG और यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को मिली है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 29 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जेवार में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिलान्यास किए थे। दोस्तों, नोएडा के जेवार में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जेवार एयरपोर्ट भी कहा जाता है। ये भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। यह देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जो 6 रनवे के साथ तैयार होगा। इसके अलावा यह यमुना एक्सप्रेसवे के दिल्ली, आगरा, मथुरा और वृंदावन जैसे बड़ी जगहों से भी जुड़ा होगा। इसके साथ ही दोस्तों, जेवार एयरपोर्ट एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट होगा जो पूरी तरह से नए सिरे से विकसित किया जा रहा है, जो पूरे 5,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला होगा। और यह इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी IGI से लगभग 72 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा, जो नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद जैसे प्रमुख शहरों से भी मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा। दोस्तों, इस एयरपोर्ट के शुरू होने से दिल्ली NCR में हाईवे यातायात का दबाव कम होगा और इस क्षेत्र के तेजी से बढ़ते औद्योगिक विकास को बढ़ावा भी मिलेगा। देखिए, जेवार एयरपोर्ट दुनिया के चौथे सबसे बड़े हवाई अड्डे की श्रेणी में शामिल होगा, जो शिकागो ओहारे एयरपोर्ट
दासफोर्ट वर्थ एयरपोर्ट जैसे हवाई अड्डों की श्रेणी में आएगा। 6 रनवे वाले हवाई अड्डे में जेवार एयरपोर्ट का नाम एम्स्टर्डम, डेट्रॉइट, बोस्टन और डेनवर जैसे प्रमुख एयरपोर्ट के साथ जुड़ जाएगा। इसका रनवे 60 मीटर चौड़ा और 2900 मीटर लंबा होगा, जो इसे एक एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ता है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल ढांचों का डिजाइन उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है, क्योंकि टर्मिनल का प्रवेश द्वार बिंदु वाराणसी के प्रतिष्ठित घाटों से प्रेरित है, जो यात्रियों को एक अनूठा सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करेगा। और इसके रनवे कुछ इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि भारी बारिश के दौरान यहाँ पानी भरने की समस्या नहीं होगी। दोस्तों, इस पूरे एयरपोर्ट के तैयार होने के बाद ये न सिर्फ भारत में एक प्रमुख विमान केंद्र के रूप में काम करेगा, बल्कि क्षेत्रीय विकास के संपर्क, आर्थिक विकास और पर्यटक को भी बढ़ावा देगा। दोस्तों, यह एयरपोर्ट इस लिहाज से भी खास है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, जो कि देश में अभी तक तमिलनाडु और केरल में ही ऐसे राज्य हैं जहां 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मौजूद हैं। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला राज्य होगा, क्योंकि साल 2012 तक केवल 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यहाँ मौजूद थे। यह नोएडा एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना जा रहा है, जो सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत विकसित किया जा रहा है। दोस्तों, इस हवाई अड्डे के पहले फेज में सालाना 1.2 करोड़ यात्रियों की सेवा करने की क्षमता होगी, जिसे 36 महीनों में पूरा किया जाएगा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा होगा जिसे मल्टी कार्गो परिचालन के लिए डिजाइन किया गया है और जो शुद्ध शून्य पर्यटक प्राप्त करेगा। इसमें कुल 6 रनवे होंगे, जबकि दिल्ली हवाई अड्डे पर केवल 3 रनवे ही मौजूद हैं। इसके साथ ही इस हवाई अड्डे पर एक साथ 173 विमान पार्क करने की क्षमता होगी। इसके निर्माण में कुल अनुमानित लागत 10,000 करोड़ रुपए से 35,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और यह एयरपोर्ट शुरुआत में प्रति वर्ष 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता रखता है और 2040 से 2050 तक इसकी क्षमता 7 करोड़ यात्रियों तक बढ़ाने की योजना है। इसके साथ ही इस एयरपोर्ट पर एक साथ 186 विमान स्टैंड हो सकते हैं। ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? क्या अगले कुछ दिनों में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से युद्ध लड़ सकते हैं? क्या जो हालात बन रहे हैं वो संकेत दे रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? दोस्तों, पहलगाम हमले ने भारत को पूरी तरह से झंझोर दिया है और उसके बाद जो कदम भारत सरकार ने उठाए वो महज प्रतिक्रिया नहीं लग रही, बल्कि बड़े तूफान का संकेत लग रही है। और वहीं से सवाल उठता है कि क्या 1947, 1965, 1971, 1984 और 1999 के बाद भारत और पाकिस्तान फिर युद्ध के कगार पर हैं? क्या सच में हिंदुस्तान और पाकिस्तान युद्ध से सिर्फ थोड़े ही दूर हैं? दोस्तों, ये चर्चाएं इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि भारत की सेना मॉकड्रिल करने में जुट गई है। सरकार की तरफ से आदेश आ रहे हैं कि स्कूल और कॉलेज से लेकर अलग अलग जिलों में मॉकड्रिल की जाए। तारीख तक बता दी गई है। लड़ाकू विमान जो हैं वो आसमान में गर्जना कर रहे हैं। नौसेना समुद्र में ताकत दिखा रही है। बीएसएफ की सीमा पर चौकसी ऐसी है कि मानो चींटी भी पार नहीं कर पाएगी। भारत पाकिस्तान को सोशल मीडिया से डिजिटली बैन कर चुका है। हिंदुस्तान में पाकिस्तान का कुछ भी नहीं दिख रहा है। दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और इन तमाम बैठकों के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या किसी बड़े फैसले की तरफ ये मुलाकातें इशारा करती हैं? क्या भारत और पाकिस्तान की सेनाएं अब किसी भी दिन आमने सामने हो सकती हैं? क्या ये कूटनीतिक चाल है? और जो प्रधानमंत्री जी बोले थे कि पहलगाम के दोषियों को मिट्टी में मिलाया जाएगा, उसको लेकर ये अंतिम प्रहार है? दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 पर्यटकों की निर्मम हत्या जब हुई तो भारत हिल गया। भारत ने पाकिस्तान को इसके
लिए जिम्मेदार ठहराया, लेकिन पाकिस्तान हर बार की तरह आरोपों से इनकार कर दिया। जनता का गुस्सा उबाल पर रहा। सोशल मीडिया पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये हैं कि क्या पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा, और पाकिस्तान को सबक सिखाने में इतनी देर क्यों हो रही है? क्या बयानबाजियों और बैठकों तक सरकार सीमित है? क्योंकि पिछले हमलों में भारत सरकार ने कभी देरी नहीं लगाई थी। आप लोग याद कीजिए, 18 सितंबर साल 2016 को यूरी हमले के 10 दिन बाद 28 सितंबर को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, और 14 फरवरी 2019 पुलवामा हमले के 12 दिन बाद भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक करके आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। लेकिन इस बार आज 15वां दिन चल रहा है और कोई भी सैन्य कार्रवाई नहीं हुई है, और अब ये देरी सवाल खड़ी कर रही है। सवाल ये कि क्या भारत किसी बड़े युद्ध की तैयारियां कर रहा है? जानकारों का मानना है कि इस बार का संकेत सर्जिकल या एयर स्ट्राइक से कई गुना ज्यादा बड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस बार ऐसा गुनाह किया है जिसकी सजा कोई छोटी कार्रवाई पूरी नहीं कर सकती है। दोस्तों, सवाल सिर्फ इतना है कि क्या एक्शन होगा और कब होगा, क्योंकि सरकार बार बार कह रही है कि पहलगाम का बदला लिया जाएगा, और ऐसा लिया जाएगा कि इस बार पाकिस्तान इसे याद रखेगा। और युद्ध की तैयारियां इस बात के संकेत भी दे रही हैं, क्योंकि 7 मई 2025 को साधन बेहतर पुनर्जन्म क्षमता पाकिस्तान को बर्बाद करने की हिम्मत रखता है। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। 16 अगस्त 1979 को इंदिरा गांधी अपने नाक पर रुमाल रखकर गुजरात के मोरबी शहर में आती हैं। इसका कारण था 11 अगस्त 1979 3:15 पर गुजरात के मोरबी डैम की दीवारें भयंकर बारिश के दबाव को झेल नहीं पाती और फट गई। 3:30 में 30 फीट लंबी पानी की लपटें लीलापुर और मोरबी गाँव की तरफ तेजी से बढ़ गई, और सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही लाखों घरों, फैक्ट्रियां, इंसानों और जानवरों को अपने साथ बहाकर ले गई। 16 अगस्त 1979 मोरबी का पूरा शहर एक वीरान कब्रिस्तान बन चुका था, जो मौत के अंधेरों से निकलकर दोबारा जिंदा होने की कोशिश कर रहा था। वहाँ की गलियां हजारों लाशों से ढकी हुई थी। दुकानों, मकानों का नामो निशान तक मिट गया था, और बिजली की तारों पर जानवर लटके हुए पाए गए थे। दोस्तों, पूरे शहर में सड़े हुए मांस की बदबू का काला साया छाया हुआ था। लेकिन मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि इतने बड़े हादसे, मोरबी के इतने भयानक प्रलय से भी हमने कुछ नहीं सीखा है, क्योंकि हम आज भी वहीं के वहीं हैं, अपने रोज के जिंदगी में व्यस्त। दोस्तों, हम भारत में आने वाले बड़े आपदा को नजरअंदाज कर रहे हैं। जब मोरबी डैम फटा था तो उसकी उम्र मात्र 7 साल थी, और हमारे देश के 25,000 लोग मौत के घाट उतर गए थे। लेकिन अब जरा इस डैम को देखिए। ये है कर्नाटका का थोनूर टैंक डैम, जो 1000 साल पुराना है। दोस्तों, एक बांध की औसतन उम्र 50 साल होती है, यानी मात्र 50 साल तक ही एक बांध सेफ्टी के साथ अपना काम कर सकता है। लेकिन कर्नाटका का थोनूर टैंक डैम की उम्र इससे 20 गुना ज्यादा है, और ये भी भारत का कोई इकलौता बांध नहीं है। कोनार बांध झारखंड, कुनमुद्दी बांध केरला, भवानी बांध तमिलनाडु, इचारी बांध उत्तराखंड, रिहान बांध उत्तर प्रदेश और करंजा बांध कर्नाटक। दोस्तों, इन डैम की तस्वीरें चिल्ला चिल्ला कर मदद की गुहार लगा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी सरकारें खामोश हैं। हम खामोश हैं। दोस्तों, 19 फरवरी 2017 IIT रुड़की में एक नेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें 400 नेशनल और यूके, यूएस, जापान जैसे बड़े देशों के इंटरनेशनल एक्सपर्टों ने मिलकर भारत के बांधों को देखा था, और उनके देख रेख करके एक इमरजेंसी रिपोर्ट भी पेश किए थे। ये जो नाम अभी हम आपको बताए हैं, ये भी इसी रिपोर्ट में पब्लिश्ड हैं, जो भारत के लिए एक बड़ी चेतावनी देते हैं। दोस्तों, हमारे देश में 14 ऐसे डैम हैं जो कम से कम 300 से 400 साल
साल पुराने हैं, यानी औसतन डैम से 4 गुना ज्यादा पुराने। इसके अलावा भारत में 334 ऐसे डैम मौजूद हैं जो 100 साल से भी पुराने हैं। खुद पार्लियामेंट कमेटी तक ये बोल चुकी है कि हमें जल्द से जल्द इन बांधों का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी ये सारे के सारे बांध आज चालू हैं, जो हमारे देश के लिए एक टाइमिंग बम की तरह है, जो किसी भी वक्त फट सकते हैं और लाखों मासूमों की जान ले सकते हैं। लेकिन इतने बड़े खतरे के बावजूद भी सरकार शांत है। दोस्तों, अब हम जो आपको बताएंगे उसे सुनकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। 23 फरवरी 2014 को बिहार के भागलपुर शहर में गंगा नदी के ऊपर एक नए ब्रिज सुल्तानगंज अगवानी घाट ब्रिज की नींव रखी गई थी, जिसके 1 साल बाद यहाँ काम शुरू हुआ था। लेकिन ये ब्रिज अब तक 3 बार टूट चुका है। 27 अप्रैल 2022, 4 जून 2023 और 14 अगस्त 2023 को भी बिना पूरा तैयार हुए ये पुल 3 बार टूट चुका है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ना तो कोई नेशनल लेवल का लॉ है जो ये बताए कि एक सुपीरियर लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए, लेकिन जो प्रोजेक्ट अंग्रेजों के जमाने से खड़े हैं उन प्रोजेक्ट के लिए भारत में कोई नेशनल स्ट्रक्चरल आइडियाज लॉ नहीं है। अब कानून ही नहीं है तो पूरे देश में सिंगल स्टैंडर्ड ऑफ फ्लोटिंग प्रोसेस भी नहीं है, जैसे कितने साल के एक्सपीरियंस वाले ठेकेदार को ठेका देना चाहिए और क्या पैरामीटर चेक होने चाहिए वगैरह वगैरह। इसीलिए सारे डिपार्टमेंट अपनी मन मर्जी से काम करते हैं और जिस एजेंसी को चाहें उसी के साथ वो काम करवा लेते हैं। और सबसे बड़ी परेशानी इसमें ये भी है कि बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, कई बार तो ये भी नहीं पता चल पाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ब्रिजों को ही देख लीजिए। हमारे देश के हाईवे ब्रिज NHAI के अंदर, रेलवे ब्रिज रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर, स्टेट हाईवे ब्रिज स्टेट मिनिस्ट्री के अंदर आता है और बॉर्डर अंडर ब्रिज भी RO के अंदर आता है। इसीलिए ये सारे अथॉरिटीज यही सोचते हैं कि उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट एक डिपार्टमेंट करेगा, वहीं दूसरा सोचता है कि ऑडिट पहले वाले ने किया होगा। और यही सेम परेशानी बांधों के साथ भी होती है। लेकिन बांध के मामले में सरकार ने डैम प्रोटेक्शन एक्ट 2021 बनाकर रखा है, जिसके हिसाब से बारिश और बारिश के बाद बांधों की चेकिंग करना जरूरी होता है। और ये भी लिखा है कि एक डैम का ओनर ही उसके सारे इंस्ट्रक्चर्स और मेंटेनेंस करवाएगा। लेकिन इसमें ब्यूरोक्रेटिक ब्लेम गेम का चांस ज्यादा आ जाता है। देखिए, भारत में सारे बांध तो स्टेट ऑन होते हैं, लेकिन परेशानी ये है कि स्टेट भी उस स्टेट के डिपार्टमेंट के अंदर ओनरशिप में जाता है, जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसे। और कुछ डैम जैसे भागड़ा बीच मैनेजमेंट बोर्ड, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जैसे डैम तो सेंट्रल PSU ऑन करती है, जिसका बेस्ट उदाहरण मुल्ला पेरियार बांध है, जिस पर अभी मैंने रिसेंटली ही वीडियो बनाई है, जो अगर टूटा तो उस इलाके के पूरे 35 लाख लोगों की जान ले जाएगा। ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कश्मीर के पहलगाम में जब पाकिस्तान ने हिंदुओं को चुन चुनकर उनकी पहचान की वजह से मारा था, उसी दिन ये तय हो गया था कि कुछ बहुत बड़ा होगा। और अब भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ऐसा जख्म दिया है जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों तक को भी डराएगा। दोस्तों, भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के 9 अलग अलग ठिकानों में ऐसी आग बरसाई है जिसमें पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को जलाकर राख कर दिया गया है। भारत का ये बदला सिर्फ मिसाइलों का बदला नहीं था, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ये बदला हर उस विधवा के आंसू का था जिनके माथे के सिंदूर को इन आतंकवादियों ने मिटाया था। दोस्तों, अब जवाब दे दिया गया है। 9 मिसाइलों की गर्जना से रावलपिंडी से लेकर बहावलपुर, मुजफ्फराबाद से लेकर मीरापुर, हर
हर ठिकाने को राख कर दिया गया है। पाकिस्तान की धरती लाशों से पट गई है। आतंकवादी अड्डे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए गए हैं। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोटा स्ट्राइक से कहीं बड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर इस नाम में गर्व है, इस कार्रवाई में प्रलय है। ये नाम भी ऐसे ही नहीं लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर का नामकरण भारत सरकार और भारतीय सेना की ओर से एक शक्तिशाली संदेश है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर हर उस विधवा को एक सच्ची श्रद्धांजलि है जिसके सुहाग को आतंकवादियों ने छीना था। ऑपरेशन सिंदूर उन आंसुओं का जवाब है जो विधवाओं और उनके बच्चों की आंखों से बहे थे, और ये नाम सारी दुनिया को बता रहा है कि भारत अपने लोगों के सम्मान और उनकी रक्षा करने के लिए कितना संवेदनशील, कितना दृढ़ है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर भारत के सांस्कृतिक संवेदनशीलता और आतंकवाद के खिलाफ उनकी अटलता और अपने नागरिकों की सुरक्षा का जीता जागता सबूत है। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।